नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। तीसरे चरण के चुनाव छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और पहले चरण में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव यहाँ हुआ था। अब जबकि छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट पर चुनाव हो चुके हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, एक विश्लेषण करके एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का जो वो है, जो परिणाम क्या होने की संभावना है, वोटरों का मूड क्या था, मुद्दे क्या थे, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल पांडे जी। इनसे बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर जो ओवरऑल जो चुनाव हुए हैं 11 लोकसभा सीटों का क्या आकलन है उसका उनका। तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आपका क्या आपको क्या लगता है, जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और मतदान का प्रतिशत बढ़ने के बाद एक बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई इसको एंटी इनकम्बेंसी बोल रहा है, कोई प्रो बीजेपी बोल रहा है, तो आपका आंकलन क्या बोलते हैं? ये चुनाव एक अभूतपूर्व चुनाव है और जिसमें मतदाता चुनाव के पहले भी खामोश था और मतदान के बाद भी खामोशी है। रहा सवाल मुद्दों का, तो जहां कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाया, साथ ही अपने न्याय योजनाओं को मुद्दा बनाया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मोदी महतारी वंदन योजना, धान खरीदी और आवास को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया था और उन मुद्दों के साथ दोनों ही पार्टियां अलग अपने मुद्दों के साथ चुनाव प्रचार में गई थी। ये लग नहीं रहा था कि पहले चरण के मतदान को देखते हुए, दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए कि कोई बहुत ज़्यादा मतदान होगा, परंतु जब मतदान पूरा समाप्त हुआ तीनों चरणों में, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि बढ़ा हुआ मतदान एंटी इनकम्बेंसी का प्रतीक होता है और कम मतदान प्रो इनकम्बेंसी होती है। परंतु छत्तीसगढ़ में ये देखने को आया है कि जहां विधानसभा चुनाव में अलग पैटर्न से मतदाता मतदान करता है, वहीं लोकसभा में अलग पैटर्न से मतदान करता है और चुनाव प्रतिशत के घटने बढ़ने का इससे कोई विशेष ज़्यादा असर नहीं होता है। कई लोगों से चर्चा में ये भी बात सामने आई कि मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है उसके पीछे चुनाव आयोग संबंध और अन्य जिला प्रशासन का विशेष योगदान था, जिन्होंने मतदान के लिए विशेष प्रयास किए थे, जिसकी बदौलत ये मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तब भी अपन आंकड़ों के हिसाब से ये चर्चा कर सकते हैं कि अगर हम 2019 के चुनाव पे जाएंगे तो कांग्रेस को जहां 41% के लगभग वोट मिले थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट मिले थे, मतलब 10% ज़्यादा वोट मिले थे। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां 9 सीट जीती थी, वहीं कांग्रेस 2 सीट जीती थी, जबकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और वो 67 विधानसभा क्षेत्रों पे काबिज थी। इसके बावजूद भी ये स्थिति नहीं बन पाई कि यहाँ पे कांग्रेस लीड कर सके। अब 2024 का चुनाव अलग ही परिस्थिति में हुआ। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। मोदी एक अलग फैक्टर है। महतारी वंदन योजना और किसानों का धान की कीमत देना, आवास देना, ये इनके प्लस पॉइंट थे। तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और हो सकता है कि वो अपनी योजनाओं के दम पे क्लीन स्वीप करे। परंतु यहाँ पर प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस ने इस बार पहले की अपेक्षा 5-6 सीटों पर दमदार प्रत्याशी उतारे थे, जैसे भूपेश बघेल, कवासी लखमा, आपका देवेंद्र यादव, यहाँ से शिवराज डहरिया, ताम्रध्वज साहू, मतलब मंत्री लेवल के लोगों को मैदान में उतारा था। तो संघर्ष तो हुआ है। बढ़ा मतदान ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच गहरा और कड़ा संघर्ष हुआ है और चुनावी नतीजे निकटतम होंगे। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है
कि क्या होगा चुनाव परिणाम, परंतु एज भारतीय जनता पार्टी को लगभग सभी सीटों पे हैं। उदाहरण के तौर पे अपन रायगढ़ सीट की बात करते हैं। रायगढ़ सीट को ये माना जा रहा था कि यहाँ पे कड़ा संघर्ष होगा और कांग्रेस के जीतने की संभावना है। कारण उसके पीछे ये था कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच मात्र 5% वोटों का अंतर रह गया था और 66,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उसके बाद अभी हाल में ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में ये वोटों का अंतर घट के 42,000 रह गया था, लगभग 3% का। परंतु उसके बावजूद रायगढ़ विधानसभा में सहित रायगढ़ लोकसभा की सभी सीटों पर कांग्रेस जिस अंदाज में चुनाव लड़ी है, उससे ये नहीं लगता कि कांग्रेस यहाँ पे जीतेगी। जब ये ऐसी स्थिति रायगढ़ में हो सकती है तो और सीटों पे क्या किस तरीके से कांग्रेस लड़ी होगी ये कहना मुश्किल है। परंतु जहाँ पे उसने दमदार प्रत्याशी उतारे थे वहाँ कांग्रेस ने कड़ा संघर्ष किया है। ये स्थितियाँ इशारा कर रही हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव परिणाम क्या आएगा ये 4 जून को ही स्पष्ट होगा। तब तक कयासों का जोर, आकलन का जोर चलता रहेगा। रायगढ़ से छत्तीसगढ़ में जब हम ये देखने को जब हम ये देखते हैं कि कई जब वोटर से हमारी बात होती है तो ज़्यादातर मतदाता खामोश है, मतदाता बोल नहीं रहा। लेकिन जो भाजपा का मतदाता है वो खुल के बोल देता है मैं भाजपा को वोट दिया हूँ, मोदी को वोट दिया हूँ। तो जो मौन मतदाता है वो कहीं विरोधी मतदाता तो नहीं? देखिए, आप पूरे देश में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता जो होता है वो मुखर होता है और उसके कार्यकर्ता तो जोर जोर से बोलते हैं कि हमने दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य चाहे वो चुनाव हारते हों या जीतते हों वो बोलते हैं कि हमने वोट दिया है। परंतु कांग्रेस का मतदाता और फ्लोटर मतदाता ये थोड़ा सा दबा हुआ रहता है और ये कभी भी शो नहीं करता है कि हमने किसको वोट दिया। इसी को बोला जाता है कि मतदाता मौन है तो क्यों है। वो मतदाता का मौन रहना हमेशा कभी तूफान लेके आता है तो कभी शांति भी लेके आता है। तो बहुत ज़्यादा मेरे को उम्मीद नहीं है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों में कोई ज़्यादा फेरबदल होगा, क्योंकि उसका प्रमुख कारण है कि छत्तीसगढ़ का मतदाता विधानसभा में अलग पैटर्न से मतदान करता है और लोकसभा में अलग पैटर्न से मतदान करते आया है। अगर आप पिछले कई चुनाव को भी देखेंगे तो तकरीबन यही स्थिति आपको दिखाई देगी। जहाँ पे अच्छे प्रत्याशी की बात आप कर रहे हैं वहाँ पे क्या जीत की संभावना है क्या? अच्छे प्रत्याशी और जहाँ कांग्रेस दमदारी से लड़ी है वहाँ पे अगर पिछले चुनाव का वोटों की बात अपन करें तो राजनांदगांव सीट जहाँ से भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे 1,15,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी 2019 में। भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का मार्जिन सिर्फ 2 सीटों पे थोड़ा कम रहा, जिसमें से एक रायगढ़ है। अन्यथा सब जगह उसने 1 लाख से ऊपर के वोटों से चुनाव जीता था। तो लोकसभा के चुनाव में जब कांटे का संघर्ष हो जाता है तो 1 लाख के गड्ढे को पार करना उतना आसान नहीं होता है। अगर कांग्रेस ने जहां दमदारी के साथ चुनाव लड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी भी वहां पे उनसे किसी प्रकार से पीछे नहीं रही है। प्रधानमंत्री तक स्वयं मोर्चा संभाले हैं, गृह मंत्री तक स्वयं चर्चा संभाले हैं, मुख्यमंत्री विष्णु साहू हर ब्लॉक स्तर पर जाके अपनी सभाएं की हैं। तो उतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। मतलब ये लोकसभा के चुनाव परिणाम जो है चौंकाने वाला भी हो सकता है या 9-2 ऐसा चलेगा या 1-10? यहाँ कुछ भी हो सकता है। 11 में 11 भी भाजपा पा सकती है। तो चुनाव परिणाम को लेकर ज़्यादा भविष्यवाणी करना एग्जैक्ट उतना आसान नहीं है, क्योंकि वोटिंग परसेंट कोई मदद नहीं कर रहा है और जो पैटर्न है छत्तीसगढ़ का वो भी मदद नहीं कर रहा है। तो ये थे अनिल पांडे जी। उनका कहना है कि थोड़ा जो वोटिंग पैटर्न और ये जो मतदान का जो प्रतिशत है वो इस तरह का नहीं है कि मतलब उस पर कोई सटीक भविष्यवाणी की जा सके या उस पर कुछ डेटा एनालिसिस करके कुछ सही तरीके से कुछ बोला जा सके। फिलहाल हम इंतज़ार करते हैं 4 जून का। 4 जून के बाद पता चल जाएगा कि कौन कितना सीट जीत रहा है, किसे एज मिला
किसे एज नहीं मिला, मतदाता आखिर मौन क्यों था और खुलकर बोलने में क्यों झिझक रहा था कि उसने किसे वोट किया। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस।